सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के चैप्टर्स में हम ऐसे आवेशों के बारे में पढ़ते हैं जो विरामावस्था में होते हैं और उनका अध्ययन कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विराम यानी कि जो आवेश स्थिर हैं ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं। और अब इस चैप्टर में हम लोग ऐसे आवेशों की बात करेंगे जो गतिमान होंगे। हमारे आवेश अब चलना सीख गए हैं और भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है धारा विद्युत। धारा विद्युत जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो है स्थिर वैद्युतिकी, और जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है धारा विद्युत। और अब हम आगे के चैप्टर्स में गतिमान आवेशों की ही बात करेंगे। और इस चैप्टर में जब आवेश चल रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करना है या कैसे परिभाषित किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे धारा घनत्व की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और जानते हैं विद्युत धारा के बारे में। इसके पहले के चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है कि आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव वाले चालक की तरफ होता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। जैसे कि किसी भी द्रव का प्रवाह हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ होता है, जैसे कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ होता है, वैसे ही आवेशों का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ होता है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चालक हैं। हमारे पास दो चालक हैं यानी कि कंडक्टर। चालक अंग्रेजी में है कंडक्टर। ये बस कंडक्टर नहीं है ना बच्चे, बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बस का जो ड्राइवर होता है उसे भी हम बस चालक बोल सकते हैं, चलाने वाला। तो यहाँ भी चालक की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे चालक की बात कर रहे हैं जिसमें आवेश चल सकता है। तो चलिए हमारे पास ये है पहला कंडक्टर यानी कि पहला चालक, नाम दे दिया ए, और ये है हमारे पास दूसरा चालक, इसका नाम दे दिया बी। तो ये हो गया चालक ए और ये हो गया चालक बी। और एक जानकारी आपको और दे दी जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विभव वी ए है, इसका विभव वी बी है, और ये आपको पता है कि वी ए बड़ा है वी बी से, यानी कि चालक ए का विभव चालक बी के विभव से ज्यादा है। और अब क्या हो अगर मैं इन दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दूं। दोनों चालकों को अगर एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आपको पता है कि आवेशों का प्रवाह होगा किधर से किधर की तरफ, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की तरफ आवेशों का प्रवाह होने लगेगा। ये क्लियर है? और ये प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। आवेशों का प्रवाह तभी तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। और अगर आप चाहते हैं कि आवेशों का प्रवाह निरंतर होता रहे तो इन दोनों चालकों के विभवों के अंतर को आपको बनाकर रखना पड़ेगा, विभवांतर बना के रखना पड़ेगा। और विभवांतर बना के रखने के लिए ही तो हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद है विद्युत धारा को समझना, इलेक्ट्रिक करंट को समझना। तो अभी तक हमने ये समझा है कि अगर अधिक विभव वाले चालक को कम विभव वाले चालक से जोड़ दिया जाए एक चालक तार की सहायता से, तो उस चालक तार से होते हुए आवेश का प्रवाह होने लगेगा। और अभी हम बात करेंगे बस इस गुलाबी रंग के चालक तार की। मान लीजिए आपका गुलाबी रंग का चालक तार कुछ ऐसा है, ये है चालक तार।
लंबाई कुछ भी हो सकती है, उसकी मोटाई कुछ भी हो सकती है, ये है चालक तार। और इसी चालक तार में से होकर आवेश का प्रवाह हो रहा है। इसी चालक तार में से होकर आवेशों का प्रवाह हो रहा है। और अब हम उस चालक के किसी भी एक अनुप्रस्थ परिच्छेद को ले लेते हैं। किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद को ले लीजिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन। कोई सा भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो आप, कोई सा भी एक अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लीजिए। और अब देखिए विद्युत धारा क्या है। किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा। एकांक समय में हमने यहाँ पे x और x डैश अनुप्रस्थ परिच्छेद लिया है, तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे ही कहा जाता है विद्युत धारा। ओके बच्चे, तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं इसको। किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो भी चीज एकांक समय में होती है उसे हम कहते हैं दर। तो किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो। किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को हम कहते हैं विद्युत धारा। कहते हैं यहाँ पे चुप गया है, ये बहुत चुपा रुस्तम है। ओके, तो क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये, आवेश का प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर होगा। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आवेश के प्रवाह का कारण है विभव का अंतर। जब आपने दो चालकों को जोड़ दिया जिनका विभव अलग अलग है, तो आवेश का प्रवाह होने लगता है इस चालक तार में से होकर अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की तरफ। तो आवेश का प्रवाह किस में हो रहा है? आवेश का प्रवाह इस चालक तार में हो रहा है। और अब देखिए, इस चालक तार के किसी भी परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे, एकांक समय में, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो अगर हमको परिभाषित करना हुआ बच्चे कि विद्युत धारा क्या है, तो कैसे परिभाषित करेंगे? विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा आवेश, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बट्टा समय। विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बट्टा समय। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। कोई भी चालक है, उसके किसी भी परिच्छेद से t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा हो जाएगा q बटे t। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। यहाँ पे I हमने करंट के लिए लिया है, q आवेश के लिए और t समय के लिए। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर नियत है। आवेश प्रवाह की दर यहाँ पर नियत है। अब अगर मान लो कि आवेश प्रवाह की दर नियत नहीं है, आवेश का जो प्रवाह है वो समय के साथ बदल रहा है, यानी कि परिवर्ती है, वहां पे आप विद्युत धारा कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसको बहुत ही अत्यंत अल्प समय में लेंगे। चलो मान लेते हैं कि अल्प समय डेल टी में अगर डेल क्यू आवेश का प्रवाह हो तो I क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। I इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। यहाँ पर आपने बहुत ही कम समय अंतराल में बात की है, लेकिन यहाँ पे भी समय का अंतर है।
और जब भी आप समय के अंतराल में बात करेंगे तो आपको मिलेगा औसत करंट, यानी कि एवरेज करंट मिलेगा, औसत विद्युत धारा। डेल क्यू अपॉन डेल टी, कुल आवेश बटा कुल समय, कुल आवेश अपॉन कुल समय, ये आपको देगा औसत करंट यानी कि औसत विद्युत धारा। और अब अगर आपको किसी भी समय पर विद्युत धारा का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं हम क्या करेंगे। I इक्वल टू लिमिट लगा देंगे, डेल टी टेंड्स टू जीरो। आप समय अंतराल को कम 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 इतना कम कर देंगे कि समय का अंतराल जीरो हो जाएगा। और जब समय का अंतराल जीरो हो जाएगा तो आप किसी इंस्टेंट, किसी क्षण पर पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसा लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल टी, तब ये हो जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। जब आप डेल टी को यानी कि समय अंतराल को एकदम जीरो कर देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, तब आप किसी भी इंस्टेंट यानी कि किसी भी क्षण पर पहुंच जाएंगे और उस समय आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि तात्क्षणिक धारा। तो तात्क्षणिक धारा कैसे निकालेंगे बच्चे, तात्क्षणिक धारा मिलेगा I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यानी कि अगर आप आवेश का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो आपको तात्क्षणिक धारा मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष आवेश का प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज क्या कहलाता है, तात्क्षणिक धारा कहलाता है। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक धारा कहलाता है। अगर आप आवेश को समय के सापेक्ष में एक बार अवकलित करेंगे, अगर अब आवेश का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष एक बार, तो आपको मिल जाएगा तात्क्षणिक धारा यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो चीजें क्लियर है कि विद्युत धारा क्या है। किसी भी चालक से अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। और निकालना बहुत आसान है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर आवेश प्रवाह की दर नियत है, अगर परिवर्ती है तो आपको किसी क्षण पर धारा कैसे मिलेगा, आपको बस आवेश को समय के सापेक्ष में एक बार अवकलित कर देना है। ओके, तो समय के सापेक्ष आवेश का प्रथम अवकलज कहलाता है तात्क्षणिक धारा। ओके, और अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो बच्चे एसआई मात्रक क्या है देख लो। धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, एम्पियर, जिसे हम दिखाएंगे कैपिटल ए से। धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, जिसे हम दिखाएंगे कैपिटल ए से। और आपको पता है कि पूरे विज्ञान में केवल और केवल 7 है नहीं है, पूरे विज्ञान में केवल और केवल 7 मूल राशियां हैं, जिसमें से कि विद्युत धारा भी एक है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि यार ये 1 एम्पियर की धारा कितनी होती होगी। जब हम बोलते हैं कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 एम्पियर की धारा आखिर में कितना होता होगा। चलो एम्पियर को परिभाषित करते हैं। हम जानते हैं कि I बराबर क्यू अपॉन टी है। तो अगर मान लो कि 1 कूलाम की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो कहेंगे कि ये 1 एम्पियर की धारा है। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, सबका मान एक एक रख दो, 1 कूलाम 1 सेकेंड 1 एम्पियर। तो जब हम बोलते हैं कि यार ये धारा 1 एम्पियर की है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस चालक के किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो अगर किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से, किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो कहा जाएगा
कि उसमें धारा का मान 1 एम्पियर है। यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड। अगर मैं बोलूं धारा का मान 2 एम्पियर है, अगर धारा 2 एम्पियर है, इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि 2 कूलाम प्रति सेकंड। अगर मैं कह देता हूं कि धारा का मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर का क्या तात्पर्य है बच्चे, 10 कूलाम प्रति सेकंड। बस यही तो है। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही तो धारा है। तो एकांक सेकंड में जितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा उतना ही एम्पियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक सवाल छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। मैं हमेशा ये कहता हूं और अभी भी यही कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये समझने के लिए कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से समझा है, आपको सवाल हल करने चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चंस बनते हैं मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अभी नहीं समझे हैं, आपको फिर से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए सवाल हल करते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसको कोई भी हल कर लेगा। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे I का मान दे दिया है बच्चे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर। उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकेंड में, टाइम भी दे दिया है, T इक्वल टू 1 सेकेंड। अब करना क्या है, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। I बराबर Q बाई T होता है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए जो आपको मालूम है उसके साथ आप आगे बढ़िए, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। अगर आप देखिए ज़िंदगी में भी यही है, ज़िंदगी में भी अगर आप वेट करेंगे कि जितने भी सिग्नल्स हैं ग्रीन हो जाएंगे तो मैं घर से निकलूँगा, तो फिर आप घर में ही रहेंगे जीवन पर्यंत। आपको निकलना है, आप जैसे जैसे निकलते जाएंगे, हो सकता है कहीं पे रेड सिग्नल हो तो कुछ समय के बाद उसे ग्रीन भी होना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ग्रीन ही मिल जाए। तो ये ज़िंदगी है बच्चे। ज़िंदगी में भी हमेशा आपको हर जगह ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, रेड सिग्नल भी मिलेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बच्चे। आपको हार्ड वर्क करना ही है। आप मेहनत करते चलिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये किसी भी चीज़ के लिए, आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना है। अब देखो अगल बगल क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, डजंट मैटर, उससे आपको परवाह नहीं करना है। तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 एम्पियर है, T इक्वल टू 1 सेकेंड है। हम जानते हैं कि भाई I बराबर Q बाई T है, लेकिन इस फॉर्मूले, अच्छा I का मान तो है 1 एम्पियर, T का मान है 1 सेकेंड, लेकिन इस फॉर्मूले से मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है। हम ये भी तो जानते हैं कि Q बराबर N ही होता है, चैप्टर 1 आवेश का क्वांटमीकरण। Q बराबर NE, और M क्या है? यही तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि इतना कूलाम होता है। 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। आपको बताना है कि जब 1 एम्पियर की धारा किसी भी चालक में प्रवाहित हो रही है तो आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। चलो देखते हैं। तो I बराबर फॉर्मूला, अच्छा इसको कंटिन्यू करिए। I इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन T, जो मालूम है उसको रख दीजिए। I 1 एम्पियर है, N का मान नहीं मालूम है, E का मान तो मालूम है बच्चे, 1.67 इंटू माइनस 19 कूलाम डिवाइडेड बाई T का मान दे दिया 1 सेकेंड। तो अब इसको क्यों सेकेंड लिखें जब बाकी किसी को नहीं लिखा? तो अब यहाँ से आप n निकाल लीजिए, ये इधर इंटू के 1 हो गया, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको 6.25 इंटू 10 का पावर 18। यानी कि जब हम ये कहते हैं
कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि उसके किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 के घात में 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 1 सेकंड में। अगर 1 एम्पियर की धारा है तो अगर 2 एम्पियर की धारा होगी तो डबल हो जाएगा, 5 एम्पियर की धारा होगी तो ये 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना, आवेशों के नाम पे कौन बहेगा? किसी भी चालक में आवेशों के नाम पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बहते हैं, धन आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। जब हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं विद्युत धारा को और हम ये कह रहे हैं कि आवेशों का प्रवाह होता है और एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं, तो याद रखिएगा कि किसी भी चालक में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में और वही इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा का निर्माण है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा है। किसी भी चालक में धनावेश प्रवाहित नहीं हो सकते। धनावेश होता क्या है? देखिए, कोई भी परमाणु, इसको हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है, कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी है। तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थिर विद्युत आकर्षण बल कम होता जाता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपने परमाणु को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। तो किसी भी चालक में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस चालक में ही घूमते थे, चालक को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, चालक की सतह से बाहर नहीं आएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। ये प्रक्रिया होगी जब हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चालक की सतह को छोड़ के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो चालक में ही बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही है विद्युत धारा। जब हम ये कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, तो एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि किसी भी चालक में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। धन आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के बाद जो परमाणु बचता है वो धन आवेश होता है, क्योंकि काफी भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो चलते नहीं हैं, वो स्थिर होते हैं। धन आवेश जो परमाणु हैं वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े हम लोग। ये एक अगला सवाल इंग्लिश में है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, तो इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है। इफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वायर कैन बी रिटर्न। तो यहां पे देखो आवेश का मान दिया है। आवेश कितना दिया है बच्चे? देख लो, Q बराबर 5t स्क्वायर प्लस 8t कूलम। ये आवेश है जो समय के साथ बदल रहा है। आपको विद्युत धारा का मान निकालना है t = 0 सेकेंड पे और t = 2 सेकेंड पे। 0 सेकेंड और 2 सेकेंड, इसको 25 मत समझ लेना, ये सेकेंड है और ये भी सेकेंड है। ये सवाल का पहला भाग है। उसके बाद आपको करना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मस्ट हैव फ्लोन इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम t = 0 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस इंटरवल। तो ये सवाल 2 भागों में है। पहले भाग में आपको ये वाले समय पे और ये वाले समय पे विद्युत धारा का मान बताना है। दूसरे वाले भाग में आपको t बराबर 0 और t = 2 यानी 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा बतानी है, साथ ही आपको औसत धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहला भाग हल करते हैं। आपको t = 0 सेकेंड पे और t = 2 सेकेंड पे विद्युत धारा चाहिए, यानी कि आपको किसी भी क्षणपल धारा का मान चाहिए, यानी कि आपको तात्क्षणिक धारा चाहिए। और हम जानते हैं तात्क्षणिक धारा क्या होता है, ये होता है dq/dt। अब आवेश का समय के सापेक्ष में एक बार अवकलन करेंगे तो आपको विद्युत धारा मिल जाएगा, तात्क्षणिक विद्युत धारा मिल जाएगा। तो चलिए अवकलन करें।
डी बाई डी टी 5t स्क्वायर प्लस 8t, दिल थाम कर बैठिए, अवकलन होने वाला है। कैसे करेंगे? प्लस है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 8t। नियम क्या है? अगर कांस्टेंट अकेला होता है तब तो उसका अवकलन शून्य हो जाता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी चर के साथ है तो कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल लेना है। 5 को बाहर निकालिए, डी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 8 भी तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ओनली टी बच गया। और अब फॉर्मूले का वक्त, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन क्या होगा बच्चे? एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इस अवकलन का फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1। और ये भी मालूम होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऑलवेज 1। तो यहाँ पे क्या है? डी बाई डी टी ऑफ टी, ये तो हो जाएगा 1, डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा 1, और ये 5 है, ये टी का स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 2t, 2 माइनस 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आई का मान कितना आया है? आई का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, 10t। यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 हुआ, लेकिन 8 का इंटू भी तो है, तो ये हो जाएगा 10t प्लस 8। i इज इक्वल टू 10t प्लस 8, i इज इक्वल टू 10t प्लस 8। और ये धारा देख लीजिए, समय पे निर्भर कर रहा है। और अब आपको विद्युत धारा का मान चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पहले 0 पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो आप यहाँ पे i 0 निकाल लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टाइम का मान 0 रख देना है, समय 0 रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 10 इंटू 0 प्लस 8, यानी कि 8 एम्पियर। यानी कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर धारा का मान कितना है? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे धारा का मान है 8 एम्पियर। और अब निकाल लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड। इसके लिए आप 2 रख दीजिए यहाँ पर, 10 इंटू 2 प्लस 8, और यह आ जाएगा 28 एम्पियर। तो ये है धारा 0 सेकेंड पर, और ये है विद्युत धारा कौन से सेकेंड पे? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ऐसे निकालना है आपको। और अब क्या, सवाल का दूसरा भाग देखिए, अब जरा ध्यान से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मस्ट हैव फ्लोन इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे, आवेश का फॉर्मूला क्या दिया है? आवेश बराबर है 5t स्क्वायर प्लस 8t। आपको शुरुआती के 2 सेकेंड में बहने वाले आवेश की मात्रा बतानी है, तो आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो ना बस। तो q कितना मिल जाएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 प्लस 8 दूनी 16, यानी कितना? 36 कूलम। ये 36 नहीं है, 36 है, सॉरी, मैं 6 और कूलम को एक साथ मर्ज कर गया। 36 कूलम। ये जो 36 कूलम है, ये 2 सेकेंड में बहने वाला आवेश है, 2 सेकेंड में बहने वाला आवेश है। और अब आपको मालूम है कि आई एवरेज क्या होता है? टोटल चार्ज, अच्छा हिंदी में लिखना है, कुल आवेश बटा कुल समय अंतराल, कुल आवेश बटा कुल समय अंतराल। तो कुल आवेश कितना है? 36 कूलम का है, समय अंतराल कितना है? 2 का है। अब 2 सेकेंड में बात करिए, 2 सेकेंड में इतना आवेश बहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 एम्पियर। तो ये 2 सेकेंड में औसत धारा है। देखो बच्चे, 0 सेकेंड में 8 एम्पियर है, 2 सेकेंड पर, ये हम क्षण की बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ये तात्क्षणिक है। और ये जो हमने निकाला है 2 सेकेंड में, ये जो समय अंतराल है 2 सेकेंड का, उसमें धारा का औसत मान है 18 एम्पियर। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं कि धारा की दिशा क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इसको लेकर हमेशा से बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि
है, थोड़ा कन्फ्यूजन है ही है, क्योंकि परंपराएं हमेशा आपको दुविधा में डालती हैं। आपको कहा जाता है कि शनिवार को बाल नहीं कटाना है, गुरुवार को बाल नहीं कटाना है, इस दिन नाखून नहीं काटना है। क्यों? तो चला आ रहा है, चला आ रहा है, आपको नहीं मालूम है क्यों, लेकिन चला आ रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी एक दुविधा है, और हम उस दुविधा के साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम उस दुविधा को यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम एक बहुत ही आसान सा एक परिपथ ले लें, बहुत ही आसान सा परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध है और एक सेल लगा देता हूं, केवल ये समझने के लिए। अभी हम विद्युत परिपथ के बारे में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही है विद्युत धारा। प्लस माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो देखिए जो प्रतिरूपी धारा की दिशा है वो धन आवेश, अच्छा लिख लो, पूरा लिख लो। प्रतिरूपी धारा की दिशा, प्रतिरूपी धारा, प्रतिरूपी का मतलब है कन्वेंशनल करंट, जो चलता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिसको आज से 100, 200, 300 साल पहले जो जिसको लिया है, तो प्रतिरूपी धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, प्रवाह की दिशा में होती है, प्रवाह की दिशा में होती है। प्रतिरूपी धारा की दिशा किसकी दिशा में ली जाती है? प्रतिरूपी धारा की दिशा, देखो प्रतिरूपी आप शायद वर्ड नहीं समझ पा रहे, जो परंपरा हम लेकर बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो उस धारा की दिशा है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। और धन आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा? हालांकि होता नहीं है, यही तो समझना है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा बैटरी के धन सिरे से किधर की ओर है? बैटरी के ऋण सिरे की ओर है। यानी कि जो परंपरा चला आ रहा है वो ये कहता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होगी? विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धन सिरे से बैटरी के ऋण सिरे की ओर होता है। ये परंपरा है जो हमको बहुत पहले से हम लेकर आ रहे हैं। परंपराओं का बोझ हमें उठाना ही पड़ता है। तो जो प्रतिरूपी धारा है, जो परंपरागत धारा है, उसकी दिशा हम लेते हैं धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, और धन आवेश बैटरी के धन सिरे से बैटरी के ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन आज हम जानते हैं, पहले नहीं पता था। देखिए इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई है 1890 के बाद। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी 1897 के आसपास। उससे पहले भी धारा का प्रवाह, धारा खोजी जा चुका था। उससे पहले भी हम लाइट जला रहे थे, विद्युत धारा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस समय हम ये मानते थे कि किसी भी परिपथ में, किसी भी चालक तार में धन आवेश प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा किसका है? उस समय हम ये मानते थे कि चालक में धन आवेश प्रवाहित होता है, और हमने ये मान लिया कि धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होगी। लेकिन अब 1897 के बाद जब इलेक्ट्रॉन खोजा गया और जब हमने ये समझा कि एक्चुअली में जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, क्योंकि धन आवेश तो प्रवाहित ही नहीं हो सकते। किसी भी चालक में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का नाम ही है विद्युत धारा। और मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखो, अगर आप लॉजिक से सोचो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा का प्रवाह है, तो धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित होती हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो अब अगर हम देखें यार धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा को हमको बोलना चाहिए माइनस से प्लस की ओर। लेकिन हमने बोला यार परंपरा तो बहुत पुराना है, इसको नहीं बदलना चाहिए। तो हमने अपनी परंपरा को नहीं बदला। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि जितना ऋण आवेश माइनस से प्लस की ओर आता है, जितना ऋण आवेश माइनस से, ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आता है, हम ये मान लेते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि उतना ही धन आवेश प्लस से माइनस की ओर जा रहा होगा, इक्विवेलेंट, उसके हम समतुल्य मान लेते हैं कि जितना ऋण आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आ रहा है, उतने धन आवेश का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर हो रहा होगा। और फिर हमने धारा की दिशा को नहीं बदला, हमने जो परंपरा चली आ रही थी हमने उसी को माना कि धारा की दिशा किधर से किधर है, प्लस से माइनस की ओर है। धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में है। तो अगर आप देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। ठीक है बच्चे, देखो बहुत आसान है। पहले हम ये मानते थे कि धनावेश का प्रवाह होता है और धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही हमने कह दिया कि ये विद्युत धारा है, लेकिन बाद में हमको पता चला अरे भाई इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है, तो धारा जो इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर होना चाहिए। लेकिन हमने बोला नहीं यार, जो परंपरा चला आ रहा है ना उसको बदलते नहीं है, धारा की दिशा को हम लोग प्लस से माइनस ही रखते हैं और ये कह देते हैं कि जो धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, ये मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में याद रखिएगा कि किसी भी चालक में धनावेश का प्रवाह नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। क्लियर है ये? ओके, तो ये है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, प्लस से माइनस की ओर हम लोग लेते हैं, धारा की दिशा को हम लोग धनावेश के प्रवाह की दिशा में लेते हैं, लेकिन किसी भी चालक में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर, तो हम ये कहते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि धारा इधर जा रहा है। धारा की दिशा को हमने धनावेश के प्रवाह की दिशा में लिया है। क्लियर? और अब समझते हैं प्रकृति के बारे में, नेचर। हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि या तो अदिश होगी या तो सदिश होगी। तो अब आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। आपको यहाँ भी बताया है कि हाँ भाई, और जो विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की हो जाता है, बकायदा आप एरो भी दिखाते हो ऐसा परिपथ में। तो क्या आप विद्युत धारा को सदिश मान लेंगे? क्योंकि दिशा तो है, विद्युत धारा में डायरेक्शन तो है प्लस से माइनस की ओर, तो क्या आप विद्युत धारा को सदिश राशि मान लेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसके बावजूद भी विद्युत धारा एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, अंग्रेजी में अदिश को बोलेंगे क्या? अदिश को कहते हैं स्केलर। तो विद्युत धारा में परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है, दिशा भी है। इसके बावजूद भी हम लोग विद्युत धारा को अदिश क्यों लेते हैं बच्चे? क्योंकि अदिश होने के लिए, तो अदिश के जो जोड़ घटाव गुणा भाग का नियम फॉलो कर लीजिए, तो अदिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। सदिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदिश होने के लिए आपको ये केवल ये योग्यता काफी नहीं है कि आपके पास दिशा भी है। सदिश होने के लिए, सदिश होने के लिए सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी आवश्यक है मेरे बच्चे, पालन भी आवश्यक है, पालन भी आवश्यक है। क्लियर है? नहीं है, अभी क्लियर करेंगे। सदिश, देखो परिभाषा आप यही पढ़ते हो कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है वो अदिश है, जिस भौतिक राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है वो सदिश है। लेकिन सदिश होने के लिए दो शर्तें हैं। डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि को आप सदिश तभी कहेंगे जब उसमें डायरेक्शन हो। लेकिन एक और भी वहाँ पर शर्त है कि उस भौतिक राशि को, उस फिजिकल क्वांटिटी को, जो सदिश का नियम है, सदिश के योग का नियम है, सदिश का जो बीजगणित है, उसके नियमों का भी पालन करना चाहिए।
उसको आप सिंपल अडीज के नियमों से जोड़ घटा नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सदिश के योग का नियम चाहिए होता है। लेकिन विद्युत धारा जो है ना, डायरेक्शन होते हुए भी उसको हम लोग अडिशों के योग नियम द्वारा जोड़ा या घटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो विद्युत धारा है वो सदिशों के योग का नियम फॉलो नहीं करता, उसको अडिशों के नियम से ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो कैसा है, अगर मान लीजिए ये एक चालक तार है मेरे बच्चे, चालक तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं इस चालक तार को मोड़ मार के ऐसे कर दूं तो क्या ये चालक तार में धारा का मान बदल जाएगा? नहीं, इस चालक तार में धारा का मान उतना ही रहेगा जहां पे यहां पे भी है। तो अगर आप किसी चालक तार को मोड़ देते हैं, अगर आप किसी चालक तार में गांठ लगा देते हैं, फिर भी उसमें धारा का मान नहीं बदलता है, क्योंकि ये केवल और केवल सिंपल अडिश के योग का नियम फॉलो करता है। लेकिन सदिश होने के लिए आपको सदिशों के योग का, सदिशों का बीजगणित फॉलो करना चाहिए, जो कि धारा नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अडिश राशि है। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि बता बच्चे विद्युत धारा अडिश है कि सदिश है। तो आपके दिमाग में आता है और सदिश राशि तो वो होता है जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, और विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, यानी सदिश होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप जो मिस कर जाते हैं, एक्चुअली में शायद आपको बताया ही नहीं जाता कि सदिश होने के लिए सदिश के बीजगणित नियमों का भी पालन आवश्यक है, जो कि विद्युत धारा नहीं करता है, इसीलिए वो अडिश राशि है। चलिए, और आज का ये आखिरी टॉपिक धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, बहुत ही आसान है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली विद्युत धारा को हम कहते हैं उस बिंदु पर धारा घनत्व। किसी भी चालक के किसी एकांक परिच्छेद से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं उस बिंदु पर धारा घनत्व। देखो बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, डायग्राम बना के समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए चालक है और आवेशों का प्रवाह ऐसा हो रहा है, ये आवेशों का प्रवाह है, ये ऐसा कुछ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, और ये हमने ले लिया अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसको मैं कुछ ऐसा दिखा दूं, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को ऐसा दिखा दूं। अब इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो तो विद्युत धारा है। लेकिन धारा तो मिल गया कि एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा है। मान लीजिए ये क्षेत्रफल A है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व है कि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि विद्युत धारा डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चे? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, जिसको J से दिखाते हैं, धारा घनत्व को J से दिखाएंगे। J बराबर हो जाएगा I/A। J इक्वल टू I/A। एकांक परिच्छेद से यानी कि एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल इधर कहीं आ जाएगा, यानी हम किसी बिंदु की बात कर रहे हैं, तो J इक्वल टू हो जाएगा I/A। लेकिन एक सवाल था बच्चे कि ये जो क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत होना चाहिए। ये जो क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो। अगर क्षेत्रफल धारा के लंबवत है तभी आप क्या कर, कहाँ चलेगा, अरे ठीक है। ओके, इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँ। पूरा जगह ही ले रखा है, ठीक है, पूरा जगह नहीं लेना चाहिए ना इसको। ये क्या हो रहा है, पूरा जगह जब तुम ले लोगे तो बाकी लोग क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चालक के किसी परिच्छेद से
एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वो तो विद्युत धारा है, और इस एकांक परिच्छेद से, एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होगा उसे हम कहेंगे धारा घनत्व। J इक्वल टू आई अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए। लेकिन सरल था बच्चे कि ये जो क्षेत्रफल है वो उस धारा के लंबवत होना चाहिए। मान लीजिए ये है आपका चालक और हम बात कर रहे हैं इस वाले परिच्छेद की, तो इस वाले परिच्छेद का जो क्षेत्र सदिश लेंगे तो इधर आ जाएगा। अगर आप इस परिच्छेद की बात करेंगे तो इस परिच्छेद का क्षेत्र सदिश इधर आ जाएगा, और धारा तो ऐसे प्रवाहित हो रहा है, धारा तो ऐसे प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए धारा और इस क्षेत्र सदिश में थीटा का कोण है, तो वो क्या करना पड़ेगा, J इक्वल टू धारा तो आई है, लेकिन आपको केवल वही क्षेत्रफल लेना है जो इस आवेश प्रवाह के लंबवत होगा। आपको केवल वही क्षेत्रफल लेना है जो आवेश प्रवाह के लंबवत होगा, यानी इसका घटक लेंगे इधर तो ये मिल जाएगा a cos थीटा, तो आ जाएगा a cos थीटा। J इक्वल टू a cos थीटा। आप जब धारा घनत्व की बात करते हैं, धारा घनत्व की परिभाषा बहुत आसान है कि एकांक परिच्छेद से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं, लेकिन वह परिच्छेद, वो जो क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत होना चाहिए। अगर धारा के लंबवत नहीं है तो उसका घटक आप लेकर आइए धारा के लंबवत, ठीक है। तो a cos थीटा, और यहां जब i का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, JA cos थीटा। और अब आपको मालूम है कि क्षेत्र सदिश को ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी क्षेत्र सदिश राशि होती है। तो I इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A, JA cos थीटा। JA cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, देख लीजिए, थीटा इज द एंगल। तो यहां से I इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A, यानी कि धारा घनत्व और क्षेत्र सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो कहलाता है विद्युत धारा, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है, यानी कि धारा क्या है, धारा एक अदिश राशि है। तो I इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A, और यहां से आप समझ पाएंगे कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ओके, तो देख लो यहां पर प्रकृति कैसी है इसकी। प्रकृति, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, और सदिश है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा के अनुदिश होती है। तो दो चीजें हैं, धारा घनत्व किसी चालक के किसी एकांक परिच्छेद से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। और लेकिन याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल है, जो परिच्छेद है, वो धारा के लंबवत होना चाहिए। अगर लंबवत नहीं है तो उसका आपको घटक लंबवत लेकर आना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा, और फिर आप थोड़ा सा उसका सदिश गुणनफल निकालेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।